हेलो। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम हर दिन हर पल आवाज़ों से घिरे रहते हैं, चाहे वो रेडियो हो, शॉपिंग मॉल में बजने वाली कोई धुन हो या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बैकग्राउंड का ऑडियो। सोचिए, बिना संगीत के ये दुनिया कितनी उबाऊ लगती, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आज की इस खास चर्चा में हम इसी जादू यानी संगीत और ऑडियो के पीछे छिपे जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले सवाल पर लाता है। इंसान आखिर हवा में पैदा होने वाले कंपनों या वाइब्रेशंस के एक साधारण से समूह का इतना आनंद क्यों लेते हैं? तकनीकी तौर पर तो संगीत सिर्फ हवा में तैरते हुए कंपन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये साधारण से कंपन हमारे दिमाग के ठीक उसी प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं जो हमें खाना खाने या जीवित रहने जैसी बुनियादी प्रवृत्तियों से मिलता है ना कमाल की बात? ये वाकई एक जादुई प्रक्रिया है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। 1. ध्वनि की नींव। 2. स्वाद का स्पेक्ट्रम। 3. शरीर विज्ञान और हार्मोन। 4. अधिक खपत का जाल। और 5. मस्तिष्क की ट्यूनिंग। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हम ध्वनि की बुनियादी तरंगों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे दिमाग और शरीर पर इसके गहरे न्यूरोलॉजिकल प्रभावों तक जाएंगे। भाग 1, ध्वनि की नींव। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग इन कंपनों को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे एक साधारण सी ध्वनि एक खूबसूरत संगीत में बदल जाती है। असल में हमारा दिमाग एक बेहतरीन प्रिडिक्शन इंजन यानी भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। जब भी कोई गाना बजता है तो दिमाग तुरंत उस साउंड पैटर्न को पकड़ लेता है और ये अनुमान लगाने लगता है कि अगली धुन क्या होगी। और जब वो धुन हमारी उम्मीद के मुताबिक होती है या उससे भी बेहतर होती है, बिंगो, हमारा दिमाग इनाम के तौर पर डोपामाइन नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मनचाहे गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों और वो अचानक आपको मिल जाए। लेकिन बात सिर्फ धुन की नहीं है, भावनाओं की भी है। उदाहरण के लिए मेजर की और तेज लय वाले संगीत को हमारा दिमाग किसी खिले हुए धूप वाले दिन या किसी छोटी सुरक्षित चीज से जोड़ता है, और इसके ठीक उलट माइनर की और धीमी लय वाला संगीत हमें बादलों वाले उदास दिन या किसी बड़ी खतरनाक चीज का एहसास कराता है। ये कोई सीखी हुई बात नहीं है, बल्कि ध्वनियों के साथ हमारी ये भावनात्मक साझेदारी पूरी तरह से प्राकृतिक और जन्मजात है। भाग 2, स्वाद का स्पेक्ट्रम। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हम सभी का दिमाग संगीत को एक ही बुनियादी तरीके से प्रोसेस करता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में लोगों की संगीत की पसंद इतनी अलग अलग होती है? कोई रॉक संगीत का दीवाना है तो किसी को क्लासिकल पसंद है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इंसान की पर्सनालिटी और संगीत की पसंद के बीच एक सीधा कनेक्शन होता है। जैसे रचनात्मक और अंतर्मुखी लोग अक्सर बौद्धिक गहराई के लिए शास्त्रीय या जैज संगीत सुनना पसंद कर सकते हैं, वहीं जो लोग बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं वे ऊर्जावान और लयबद्ध संगीत की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल प्रवृत्तियां हैं, कोई सख्त नियम नहीं। एक शांत स्वभाव वाला इंसान भी किसी पार्टी में तेज संगीत पर थिरक सकता है। असल में हमारी संस्कृति, उम्र और व्यक्तिगत अनुभव हमारी पसंद को समय के साथ बदलते रहते हैं। पसंद की बात चली है तो एक बहुत ही मशहूर मिथक को दूर करना भी जरूरी है, जिसे मोजार्ट प्रभाव कहा जाता है। आपने भी शायद सुना होगा कि क्लासिकल म्यूजिक सुनने से रातों रात कोई भी इंसान जीनियस बन सकता है। खैर, विज्ञान कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में होता ये है कि जब हमारा दिमाग किसी नई उत्तेजना या साउंड को महसूस करता है तो वह कुछ समय के लिए ज्यादा अलर्ट हो जाता है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की एक अस्थायी प्रतिक्रिया है, कोई जादुई बुद्धिमत्ता या कॉग्निटिव एबिलिटी में परमानेंट वृद्धि नहीं। भाग 3, शरीर विज्ञान और हार्मोन। अब तक हमने दिमाग की बात की, लेकिन संगीत का असर सिर्फ हमारे विचारों तक सीमित नहीं है, ये हमारे भौतिक शरीर को भी गहराई से प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि ऑडियो विजुअल उत्तेजनाएं सच में आपके दिल को संगीत की लय के साथ धड़कने के लिए मजबूर कर सकती हैं?
जी हाँ, ये एक पूरा हार्मोनल चक्र है। शांत संगीत सुनने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और दूसरी तरफ जिम में बजने वाला वो तेज ऊर्जावान संगीत, वो जानबूझकर आपके शरीर में एड्रेनालिन का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे हृदय गति और ताकत बढ़ती है। ये भारी वजन उठाने के लिए एकदम परफेक्ट मनोवैज्ञानिक तैयारी है। इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझा जा सकता है। संगीत उस व्यंजन के लिए एक मसाले की तरह है जो शायद पहले से ही खराब हो चुका है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि संगीत सीधे तौर पर अवसाद या उदासी पैदा नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही उदास है और नकारात्मक सोच रहा है, तो दुखी संगीत उसकी निराशा को और बढ़ा देगा। लेकिन वही संगीत किसी दूसरे व्यक्ति को पुरानी सुखद यादों का सुकून भी दे सकता है। आसान शब्दों में कहें तो संगीत हमारी पहले से मौजूद मानसिकता को बस एम्प्लीफाई कर देता है। भाग 4, अधिक खपत का जाल। अब हम आधुनिक दुनिया की एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक स्थिति की ओर रुख कर रहे हैं। डिजिटल लत। आज के समय में लगातार ऑडियो सुनना कई लोगों के लिए एक हानिकारक निर्भरता बन चुका है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी पसंदीदा गाने को लगातार 100 बार सुना हो और फिर उसी गाने से आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने से हमारे दिमाग की आनंद प्रणाली यानी प्लेजर सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। दिमाग उस डोपामाइन के प्रति अपनी सहनशीलता को बढ़ा लेता है। नतीजा, न सिर्फ उस गाने का मजा खत्म हो जाता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सामान्य चीजों के प्रति असंतोष और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। और बात सिर्फ गाने से बोर होने तक नहीं रुकती। हर वक्त बैकग्राउंड में कुछ न कुछ बजते रहने की ये आदत हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बिखेर देती है। इससे हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है और कई बार तो सिर्फ इस खराब आदत के कारण लोगों में ADHD जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। अगर आपको एक समय में एक काम पर फोकस करने में दिक्कत आ रही है, तो अपनी स्क्रीन और ऑडियो टाइम को कम करके इस फोकस की कमी को बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से ठीक किया जा सकता है। भाग 5, मस्तिष्क की ट्यूनिंग। चलिए अब इस चर्चा के सबसे सूक्ष्म लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, हमारे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसीज की दुनिया में। ध्वनि सिर्फ वो नहीं है जो हमारे कान सुनते हैं। जरा सोचिए, अगर आज डायनासोर्स जिंदा होते तो उनकी गहरी दहाड़ की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती कि आप उसे अपने कानों से सुनने के बजाय सीधे अपने शरीर में एक तीव्र कंपन और डर के रूप में महसूस करते। हमारे दिमाग भी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। जैसे सबसे धीमी डेल्टा तरंगे हमें गहरी नींद में रखती हैं, थीटा तरंगे सपनों से जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है अल्फा तरंगे, जो 8 से 12 चक्र प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यही वो जादुई अवस्था है जो हमारे तनाव को कम करती है, हमें रिलैक्स करती है और हमारी रचनात्मकता को बाहर लाती है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली में हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना या तुरंत कोई तेज म्यूजिक प्ले कर देना, ये हमारे दिमाग को भयानक तरीके से झकझोर देता है। ऐसा करने से हम उस बेहद जरूरी और सुकून भरे अल्फा चरण को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं और सीधे एक अत्यधिक सक्रिय स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि आज हर दूसरा इंसान इतनी ज्यादा थकान, चिंता और एंग्जाइटी महसूस कर रहा है। तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? बहुत आसान है। अपनी सुनने की आदतों को थोड़ा रणनीतिक बनाइए। अपने दिन की शुरुआत कुछ पल की शांति के साथ करें, ताकि आपकी अल्फा तरंगे बची रहें। अगर काम के दौरान फोकस करना है और आसपास का शोर परेशान कर रहा है, तो व्हाइट या पिंक नॉइज का इस्तेमाल करें। और हाँ, ब्राउन नॉइज का उपयोग सिर्फ तभी करें जब आपको किसी बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पर सोना हो। इस तरह आप बिना अपने डोपामाइन सिस्टम को ओवरलोड किए अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक जबरदस्त ऊर्जा है। अगर इसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी खुशी और फोकस दोनों को बढ़ा सकता है, लेकिन लापरवाही से इसका इस्तेमाल हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब जब आप इस विज्ञान को समझ चुके हैं, तो चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्या आप अपनी आदतों को समझकर अपने जीवन के सच्चे संगीतकार बनना चुनेंगे? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह आगे भी जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ है।